एतजाज़ हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सीनियर खान हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एतजाज़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एतजाज़ साहब, ये नून लीग में जो चल रहा है, आपको क्या लगता है ये जंग नज़रिए की है, बयानिए की है या जानशीनी की है, या ये एक मिलजुल के एक बयानिया बनाया गया है गुड कॉप बैड कॉप वाला? इरशाद साहब, जहाँ तक गुड कॉप बैड कॉप वाली बात है, वो मैं समझता हूँ अगर इन्होंने ये जानबूझ के किया है, और ये करते हैं, दोनों भाई इस मामले में बड़ी महारत रखते हैं, और इन्होंने हर किसी के साथ ये किया है। एक बुरके में जाके आर्मी चीफ को मिल रहा है और दूसरा आर्मी चीफ के खिलाफ इकदामात ले रहा है। तो ये तो इनकी सरिश्त है, लेकिन अगर ये आज के बयानिया, आज के मौक़िफ़ पे दोनों जो डटे हुए हैं, वो इस वजह से डटे हुए हैं कि अब ये यकीनन विरासत की जंग है, और ये इन दोनों की आपस में पावर गेम है कि कौन सरवाइव करता है। इसमें सर्वाइवल की जंग है, सर्वाइवल पार्टी की नहीं, सर्वाइवल सारे ग्रुप की नहीं, सर्वाइवल किसी एक मौक़िफ़, जिसको ये बयानिया कह देते हैं, होता मौक़िफ़ है, ये किसी मौक़िफ़ की नहीं, सर्वाइवल दोनों भाइयों की आपस में एक दूसरे से हट के सियासत है। इनमें कोई ऐसी भाईचारे की कोई बात नहीं होती। सियासत इनकी पहले भी रही है, आप देखें, इनके बड़े थे बुज़ुर्ग जनाब मियाँ मोहम्मद शरीफ मरहूम, जो वालिद मोहतरम, उनके 7 भाई थे। इरशाद साहब 7 भाई थे जिन्होंने इत्तफाक ग्रुप बनाया था, और इतना इत्तफाक वाक़तन उनमें पहले था कि कहा जाता था कि अगर एक किस्म की मुर्गी पक रही है एक घर में, तो 7 घरों में वही पकेगी। और ये इनके बारे में कहा जाता था। लेकिन आज बाकी 6 भाइयों को किसी को उनका नाम भी याद है, सिवाय मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब के मरहूम के। वो सारे उन्होंने अपने भतीजों से, अपने भाइयों से, जिस तरह नवाज शरीफ की पहली वज़ारत उज़्मा के दौरान मिलें खींची हैं, और पुलिस में थानों में 7 थानों में पर्चे करा के मुख्तलिफ हर एक को, अपने भतीजों को उठा के, अपना उनका जो दामाद था यूसुफ अजीज़, उसकी जितनी पिटाई हुई, तो ये अब पावर गेम में है, और पावर गेम में भी ये प्रॉपर्टी गेम बनेगी। एतजाज़ साहब, ये सियासी तौर पर जो नैरेटिव एक है शहबाज शरीफ साहब का, एक मरीम नवाज़ साहिबा या नवाज शरीफ साहब का है, तो आपके ख़्याल में पार्लिमानी हवाले से और इंतखाबात के हवाले से, सियासी हवाले से कौन सा नैरेटिव मजबूत है जिसकी वजह से अगले इलेक्शन में ये जाएंगे? अगले इलेक्शन तक तो खबर नहीं इनका क्या मौक़िफ़ होता है, क्योंकि इनका मौक़िफ़ मरियम बीबी के हर दूसरे बयान से में तब्दील हो गया होता है। उसी के सिर्फ अगर बयान आप ले लें तो हतमी हद तक एक बयान को जब ले जाती हैं 15-20 दिन, महीने तक, तो उसके बाद वो हतमी हद तक वो दूसरी तरफ से चली जाती हैं, हतमी हद तक एक तरफ चली जाती हैं, फिर हतमी हद तक दूसरी तरफ चली जाती हैं। कहती हैं मेरी जायदाद ही कोई नहीं, ना यहाँ ना पाकिस्तान में ना बाहर। फिर वो उनके पता नहीं कितने सैकड़ों एकड़ की जायदाद की, एक जायदाद की ये वो दे रही होती हैं तफसील इंक्वायरी वगैरह में। और कभी वो होता है कि आर या पार, अब कब से आर या पार हुआ हुआ है? दिसंबर से, दिसंबर 6 को इन्होंने कहा था कि आर या पार, कहा था कि 13 दिसंबर को, जो दिसंबर 6 को फरमाया था कि 13 दिसंबर को आर या पार। अब लेकिन एतजाज़ साहब, वो तो कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी हमसे अलग ना होती या पीपल्स पार्टी हमारा साथ देती तो आर या पार हो जाना था। वो तो मिल गई इस्टेब्लिशमेंट के साथ या पीटीआई बाला समझौते करती रही पीपल्स पार्टी, ये उनका कलीदी इल्ज़ाम। ये उनका वो नहीं, वो कभी इस दलील पे गिरते हैं, कभी दूसरे दलील पे गिरते हैं, अपनी तलवारों पे वो गिर रहे हैं। और
मेरे ख्याल में, मैं मुख्तसरन ये तो अर्ज़ कर दूं पहले ही कि ये मामला मेरे ख्याल में जाके सुप्रीम कोर्ट में ही इसका कोई हल निकाला जाएगा या निकलेगा। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे मामलात में अपने इख्तियारात को बढ़ा भी दिया है, क्योंकि दीगर इदारों ने उनको मौका दिया है, जजों को, कि वो अपने इख्तियारात को वसी कर दें ज़्यादा। ये 1956 में तो उन्होंने पूरी इलेक्शन ही एक जजमेंट के ज़रिए कौमी इलेक्शन करवा दी थी, और बाद में भी ये वैसे तो असूल है कि सुप्रीम कोर्ट किसी कमी को पुर नहीं कर सकता। आइन में अगर कोई अल्फाज ना हो, कोई तरीक़ेकार ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं उसकी जगह अपना कोई बनाया हुआ फार्मूला दे सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किया है ऐसे, और मेरे ख्याल में ये मामला फाइनली जाएगा सुप्रीम कोर्ट पे के सामने ही, कि क्या एक ऐसा शख्स जो कि एक इदारे के रूबरू और की निगाह में मुल्ज़िम हो, वो उसी इदारे के सरबराह की तकर्री के अमल में हिस्सा ले सकता है कि नहीं। ये मुख्तसर बात है, इसमें शक नहीं है कि नैब ऑर्डिनेंस के तहत, नैब ऑर्डिनेंस को आइनी ओहदा नहीं है नैब के चेयरमैन का, ये कानूनी ओहदा है ना। नैब ऑर्डिनेंस एक ऑर्डिनेंस है, जो कि ये नहीं है कि सदर या जिसका ओहदा, जिस तरह सदर पाकिस्तान का ओहदा एक आइनी ओहदा है, और वज़ीर आज़म का ओहदा एक आइनी ओहदा है, चीफ मिनिस्टर का ओहदा एक आइनी ओहदा है। नैब का ओहदा आइनी ओहदा नहीं है, और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा दबाव या महसूस नहीं करेगी, ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं करेगी। एतज़ाज़ साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ सिंध में, कराची में हुकूमत सिंध पीपल्स पार्टी की हुकूमत को दावत दी कि मिलकर कराची के हवाले से मिलकर चलें, तरक्की के हवाले से मसाइल के हल के लिए। तो ये आफ़र पीपल्स पार्टी को कबूल करनी चाहिए, नंबर वन। दूसरा ये है कि इसका दायरा विफाक तक भी वसी होना चाहिए। आपकी ज़ाती राय क्या है? मेरी ज़ाती राय में तो इरशाद साहब, दुनिया जो जहाँ पहुँची हुई है और पहुँच रही है या पहुँच रही है, वो अब पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल ट्रक की बत्ती की तरह आपको नज़र आएंगे। अच्छा। कि वो एक जहांगीर तरीन किधर जा रहा है, किसके घर जा रहा है, कौन उसके से मिल रहा है, कौन नहीं मिल रहा। बुज़दार को आज 4 MPA मिल गए आके, इमरान खान के साथ गौस अली शाह और ज़फ़र अली शाह साथ मिल गए, कोई छोड़ गया, कोई मिल गया। पाकिस्तान के सामने जो ख़तरात हैं वो पाकिस्तान से बाहर, वसी तर और बाहर, और इस खित्ते से उभरने वाले ख़तरात हैं जिन पे पाकिस्तान का बराह रास्त कोई कंट्रोल भी नहीं, ना होना चाहिए। अफ़गानिस्तान पे कोई कंट्रोल नहीं है पाकिस्तान का, लेकिन वहाँ से जो उभरते हुए मैं समझता हूँ जो मौजें और तूफ़ान उभरते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक हुकूमत बन भी गई है और नहीं भी है, हुकूमत के इख्तियारात भी हैं और नहीं भी हैं। बहुत सारी, मतलब है, उसमें जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सब जमातों को अपने जमाती पोजीशंस को छोड़ के और ज़रा हट के थोड़ी सी लचक उसमें ला के और ऐसे फैसले करने चाहिए जिसमें पाकिस्तान मुस्तकम हो, और पाकिस्तान में जिसमें कोई मतलब है इख्तलाफ राय और को कम से कम किया जा सके।